हाउ कैन यू स्लैप? हाउ कैन शी स्लैप? वो इंसिडेंट क्या था, कैसे हुआ? तो मेरा एक दोस्त था मोगली, उसने बोला कि भाई तेरे को एडवेंचर वगैरह का पसंद है ना, तो बोलते एक शो है दादागिरी, उसमें जा, वहाँ पे टास्क वास्क करने होते हैं, विनिंग प्राइस 50,000 रुपए। जो भी कंटेस्टेंट थे उनको बुली करना। बुली करते करते उसने मुझे थप्पड़ मार दिया सच में। एंड मुझे था कि यार थप्पड़ तो नहीं मार सकते। जैसे कि आपने राजा की आई की बारात का जिक्र किया और इसके अलावा जोधा अकबर से आपको लोग पहचानने लगे। जोधा अकबर कैसे मिली, क्या स्टोरी रही? उनके साथ मैं एक शो कर चुका था, वीर शिवाजी, तो उन्होंने जोधा अकबर के ऑडिशन के दौरान मुझे बुलाया था सलीम के रोल के लिए। नमस्कार, मैं हूं ऋषभ अग्रवाल और आप देख रहे हैं युग चरण पॉडकास्ट। हाउ कैन शी स्लैप? ये शब्द, ये लाइन आपने ज़रूर इंटरनेट पे सुनी होगी अगर आप इंस्टाग्राम और यूट्यूब से वास्ता रखते हैं तो। एक लड़का होता है इस इंसिडेंट में जो एक लड़की से बातचीत कर रहा है। इसी दौरान अचानक से लड़की लड़के को थप्पड़ मार देती है और लड़का पलट के बिना कुछ सोचे समझे उसे वापस से थप्पड़ मार देता है। बात सही भी है। और इसके पीछे की क्या कहानी है, क्या बात हुई ऐसी जो थप्पड़ मारने की ज़रूरत पड़ी और उस थप्पड़ कांड ने आगे उस एक्टर के प्रोफाइल पे क्या इम्पैक्ट किया, यही सब चीज़ें जानने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं वो किरदार जो बताएंगे हाउ कैन शी स्लैप की इंसिडेंट की पूरी कहानी। वेलकम टू आवर पॉडकास्ट मिस्टर रवि भाटिया जी। थैंक यू सर, थैंक यू। कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ सर, बहुत अच्छा लगा आके आपसे मिलके। मैंने आपको पॉडकास्ट देखा, बहुत अच्छा था लास्ट वाला। Thank you। बिल्कुल कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत तो बिल्कुल करेंगे क्योंकि वो जो इंसिडेंट है 15 साल से ज़्यादा समय हो चुका उस इंसिडेंट को, तो शायद मेरे ख्याल से 2008 की बात है वो। और 2008 से आज भी अगर वो लाइन अगर मिल जाती है किसी को, कोई वीडियो क्लिप हो जाती है तो वो आज भी स्टेटस पे लगाया जाता है। इनफैक्ट कोई स्टोरी, कोई न्यूज़ भी आती है तो भी वो स्टेटस लगा दिया जाता है कि वो थप्पड़ कैसे मार सकती है भाई। तो उस इंसिडेंट के बारे में जानेंगे। फिलहाल आप ये बताइए कि आपकी जर्नी यहाँ तक आने की कैसे रही? बॉम्बे से दिल्ली? बॉम्बे से दिल्ली, क्योंकि यहाँ पे मौसम बहुत सुहाना हो गया है। आपको मुझे लगता है कि इतनी गर्मी नहीं लग रही होगी आज। नहीं, आज सुबह मेरी 6 बजे की फ़्लाइट थी। Okay। मैं कहीं धर्मशाला जा रहा हूँ कुछ शूट के लिए, कुछ काम के लिए। तो बीच में मेरे पास 6 घंटे का लेओवर था। तो जैसे आपसे मेरी बातचीत हुई थी तो मैंने बोला बिल्कुल मुझे आना है। मैंने आपका पॉडकास्ट देखा था, सो मेरा बहुत खुद से मन था कुछ शेयर करने का, आपसे बातचीत करने का। सो डेफिनेटली अच्छी रही जर्नी। टर्बुलेंस था थोड़ा आज। Okay, लेकिन वो तो मौसम के जैसे ऐसा भी है। मैं दिल्ली में पहुंचा तो दिल्ली में पहली बारिश हुई आज। सारे पेड़ वेड़ गिरे हुए इधर उधर, पूरा पानी भरा हुआ कुछ एक दो जगह। मतलब फुल दिल्ली वाली वाइब मिली आपको आज दिल्ली आने के बाद? मैं सोच के आया था गर्मी होगी बहुत ज़्यादा और यहाँ पे पूरा पानी वानी भरा हुआ है, बारिश। लेकिन फिर तो भी अच्छा, टेम्परेचर से राहत है। खैर, प्लेजेंट। तो ये बताइए, मैं सबसे पहले वही शुरुआत करूंगा उसी इंसिडेंट से कि हाउ कैन शी स्लैप? वो इंसिडेंट क्या था, कैसे हुआ, कहाँ पे हुआ और कितना पुराना, मतलब पूरी मैं जानना चाहता हूँ। आज मेरे दर्शक जो है इस बारे में जानना चाहते हैं कि एक्चुअल में वो क्या था। सर बॉम्बे नए नए आए थे हम लोग मतलब मैं भी था, मेरे काफ़ी सारे दोस्त भी थे आसपास जो हम स्ट्रगल करते थे साथ में, ऑडिशन देते थे, करते थे सब चीज़ें। तो मेरा एक दोस्त था मोगली नाम है उसका। उसने बोला कि भाई तेरे को एडवेंचर वगैरह का पसंद है ना, तू को स्टंट वंट करना तेरे को पसंद है? बोला हाँ। तो बोलते एक शो है दादागिरी, उसमें जा, वहाँ पे टास्क वास्क करने होते हैं, विनिंग प्राइस 50,000 रुपये। 50,000 उस वक्त मतलब बहुत ज़्यादा। हाँ, स्टार्टिंग पीरियड 6 महीने का खर्चा मतलब सॉर्टेड। तो मैंने बोला यही है मेरे लिए जगह, यही बना, इसी के लिए बनाऊँ मैं। तो गए वहाँ पे एंड जो भी हुआ, शूट वूट हुआ और जो कुछ भी आपने देखा वो सब सच था। उसमें कुछ भी झूठ नहीं था, कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं था। हालांकि वो जो भी लड़की थी जिसने भी थप्पड़ वप्पड़ मारा था वो अपना काम कर रही थी। बिकॉज उस वक्त ना थोड़ा सा टीवी का इस तरह से कंटेंट चल रहा था जैसे रोडीज़ चल रहा था। तो रोडीज़ में गाली गलौज देना, गुस्सा करना, वो सब चीज़ें बड़ा नॉर्म था उस वक्त, मतलब कूल समझते थे उसको करना। तो वो लड़की भी अपना काम कर रही थी, बेसिकली उन्हें बुली करना था, जो भी कंटेस्टेंट थे उनको बुली करना था। तो वो बुली करते करते उसने मुझे थप्पड़ मार दिया सच में। एंड मुझे था कि यार थप्पड़ तो नहीं मार सकते, मतलब आप कहीं भी चले जाओ तो आपको थप्पड़ तो नहीं मार सकता कोई भी, मतलब फिजिकली नोबडी कैन हिट यू, भले ही कुछ या मैंने ऐसी बदतमीज़ी करी हो उस तरह की, क्या मुझे थप्पड़ मारो। तो वो मेरा जो भी रिएक्शन था सर, वो सबकॉन्शियसली कहीं फिट था कि वो थप्पड़ मेरे हाथ से भी आ गया।
तो उसके बाद फिर पूरे सेट के लोगों ने मिलके पिटाई विटाई करी, वो सब चीज़ें हुई, झगड़ा वगैरह हो गया झगड़ा हुआ, हाँ। और वो ख़त्म हो गई वहीं पे बात। ओके। उसकी 4 महीने बाद वो क्लिप बाहर आ गया, किसी ने एडिट से निकाल के उसको बाहर कर दिया। मैं तो भूल गया था उसके बाद, वो सब हुआ ख़त्म, घर चला गया, चुपचाप सोया, 4 दिन सोचा क्या हुआ, ट्रॉमा में था थोड़ा सा। बिल्कुल। उसके बाद 4 महीने बाद जब वो बाहर आया तो मुझे किसी का फ़ोन आया कि अरे तेरे साथ क्या हुआ था ये। बोला इनको कैसे पता चला। और मैं खुद शौक, ये दूसरा शौक था मेरे लिए। तो मैं ये तो उसके बाद सारे न्यूज़ चैनल्स पे, आज तक पे, इंडिया टीवी, बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स के मुझे कॉल आने सभी लग न्यूज़ गए। चैनल्स ने कवर किया था वो। जी 100%। तो मैंने बोला कि हाँ ये हुआ था मेरे साथ और ये सच था, मतलब सच में हुआ था। तो देन मुझे समझ में नहीं आ रहा था, मुझे तो यही लगा कि यार मैं ही गलत था, कि लड़की को मारना मतलब गलत है, किसी भी एंगल से लड़की को मारना गलत है। लड़की ने आपको मार दिया तो ठीक है यार, आप मतलब लड़के हो, आप सह लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। उस वक्त वो माइंडसेट था 15 साल पहले। लेकिन आपने मारा, वो गलत किया। तो मुझे तो लगा कि मैं ही गलत हूँ, मैंने ही गलत किया है, ये होना नहीं चाहिए था। तो बस धीरे धीरे यूट्यूब पे आना शुरू हुआ, लोगों के फ़ोन आना शुरू हुआ कि भाई सही किया तूने। मैंने सही किया, क्या सही किया यार, थप्पड़ उप्पड़ मारना सही थोड़ी होता किसी को। बट जैसे जैसे बढ़ती गई चीज़, इंटरनेट पे, न्यूज़पेपर्स में, सब जगह आर्टिकल्स आना शुरू हुए। उन लोगों ने मुझे वही बोला कि हाँ भाई ये ठीक किया आपने, जो भी मारा सही किया। तो एक तरह सपोर्ट भी था, बट थोड़ा सा ये भी था कि आप मतलब थोड़ा झगड़ालू टाइप है, उस वजह से काफ़ी काम प्रोफाइल ऐसा हो जाता है जब एक कोई इंसिडेंट हो जाता है कि लोग आगे फिर उसी तरह से जज करना शुरू कर देते हैं। जी मतलब बॉम्बे आप आते हो फेमस होने के लिए एज एन एक्टर, कि आप टीवी पे आओगे, आपने एक्टिंग करी अच्छी और आपको लोग एज एन एक्टर जान रहे हैं। तो रवि भाई, ये इंसिडेंट हुआ आपके साथ और जैसे आपने बताया कि सपोर्ट भी बहुत सारे लोग कर रहे थे, और कहीं ना कहीं लगता भी है लड़कों को कि यार जब लड़कियां ऐसे, आज के दौर में लड़कियां ये चाहती हैं कि हमको एक प्रिकॉशंस के साथ रखा जाए, क्योर करके रखा जाए, हमें कोई थप्पड़ मारना और ये सब चीज़ें, वायलेंस पसंद नहीं है। तो जाहिर सी बात है जब हम इसी टाइम पे हम इक्वलिटी की बात करते हैं, जब इक्वलिटी की बात करते हैं तो ये भी सही होता है कि जब लड़की थप्पड़ मार सकती है तो लड़का भी मार सकता है, या लड़की नहीं मार सकती है, लड़का नहीं मार सकता है तो लड़की भी नहीं मार सकती है। बिल्कुल तो बिल्कुल ये तो मैं आगे बढ़ता हूँ फिलहाल इस इंसिडेंट से। तो कहा जाता है कि कई जगह ये मैंने सुना कि ये जो इंसिडेंट था ये स्क्रिप्टेड था, ये पूरा टोटल स्क्रिप्टेड था। वहाँ से शो की डिमांड थी और उसके विहाप पे उसने आपको थप्पड़ मारा और आपने उसको थप्पड़ मारा। कितनी सच्चाई है इसमें? नहीं, स्क्रिप्टेड कुछ भी नहीं था। मैं तो जेन्युइनली बताऊँ तो मैं तो, ये एक दिन का शूट था, ये कोई बहुत बड़ा शो नहीं था कि महीनों चलने वाला था। वैसे स्क्रिप्टेड वहाँ हो सकता है जहाँ पे आप हर दिन शूट कर रहे हो, कि कुछ चलो स्क्रिप्ट बनाते हैं। ये तो बस हो गया उस दिन, और वो इंस्टेंट था सब कुछ, और एज इट इज़ था। और ये तो टेलीकास्ट भी नहीं हुआ था, ये तो किसी ने एडिट से, किसी ने चोरी करके निकाल के लीक कर दिया था। ओके, मतलब ये टेलीकास्ट नहीं हुआ टीवी? नहीं, ये टेलीकास्ट नहीं हुआ था सर। ओके, तो मतलब टोटल ऑफ कैमरा था। टोटल ऑफ। उसके बाद वो अलग से चीज़ें की गई थी। बिल्कुल। तो मतलब कुल मिला के ये स्क्रिप्टेड नहीं था। तो एक बात और मुझे किसी ने बताया जब मैंने घर में बात की, तो मतलब फैमिलीज़ में होता है ना कि अरे आजकल तो एक्टर्स एक्ट्रेस जो होते हैं वायरल होने के लिए कुछ भी करते हैं। और आजकल ये तो खैर 2008 की बात है, आजकल तो जो इंस्टा पे चल रहा है, हाँ, पर हम बहुत अच्छे से जानते हैं। तो क्या ऐसी भी कुछ सच्चाई है कि ये वायरल होने के लिए और ये करने के लिए आपने किया हो, या जो पर्सन थी उन्होंने किया हो? ये वायरल वर्ड तो उस वक्त था ही नहीं सर। वायरल जो वर्ड है ना, 2008-9 में पता ही नहीं था होता क्या वायरल होना, मतलब ये सब चीज़ें बहुत नई थी। और उस वक्त इंटरनेट भी नहीं था ना, यूट्यूब था, यूट्यूब पे भी बहुत गिना चुना कंटेंट था। तो आई थिंक ये यूट्यूब का उस वक्त का सबसे ज़्यादा वायरल वीडियो था। मतलब ये सब था नहीं कि प्लान करके आप कुछ करो, उस वक्त बहुत ये चीज़ें नहीं होती थी। अब तो खैर बहुत कुछ हो गया है, बट ये सब सच था सर बहुत, और काफ़ी उससे ट्रॉमा से गुजरा हूँ मैं उसके बाद। तो वही था कि मुझे वो झगड़ालू टाइप अपनी इमेज नहीं बनानी थी, किसी को भी नहीं बनानी होती। बिल्कुल, कि कहीं आप बाहर जाओ, अरे आपने थप्पड़ मारा ना, उससे पहचाने वो कभी। अरे आप तो भैया थप्पड़ वाले मैंने आपका वीडियो देखा था, इंस्टा पे वायरल हुए थे आप वीडियो पे। ऐसा हो जाता है। इंस्टा भी नहीं था, फेसबुक भी। फेसबुक था। फेसबुक भी उसके 1 साल के बाद आया था शायद। आई थिंक फेसबुक भी उतना, फेसबुक ऑरकुट चलता था उस वक्त। हाँ, ऑरकुट चलता था। ऑरकुट, फेसबुक आना शुरू हुआ था तब थोड़ा। उस टाइम में डिजिटल प्लेटफॉर्म्स इतने नहीं था सर। लेकिन अब तो आप हर जगह छाए रहते हैं।
अभी भी मैं इंस्टाग्राम खोलता हूँ ना कभी तो कोई ना कोई रील इस तरह की आ जाती है सामने कि अरे ये तो अभी देख के अब तो ऐसा हो गया है कि चल ठीक है, मतलब अब कुछ नहीं है, अब तो हो गया, तो डन एंड बहुत डस्टेड, डाले, मतलब पुरानी 17-18 बात है। साल हो गए बिल्कुल इस बात बिल्कुल को। बिल्कुल। तो इस इंसिडेंट ने मेंटली कितना आपको हरेस किया? नहीं सर, उस वक्त तो काफ़ी था। उस वक्त तो मतलब ऐसा था कि घर वालों के फ़ोन जब आना शुरू हुए ना कि अरे ये सब क्या कर रहा है भैया, तो बॉम्बे जाके घर वाले तो बड़े घर परेशान वालों हो को गए। पहले बताया था आपने? सबसे नहीं, पहले किसको बताया था ये सबसे इंसिडेंट? पहले तो घर वालों ने ही मुझे फ़ोन करा कि ये क्या चल रहा है, बोलते न्यूज़ चैनल पे। नहीं नहीं, ये तो वायरल होने की बात है। वायरल होने से जब नहीं इंसिडेंट नहीं हुआ नहीं, उसके किसी बाद को नहीं बताया सर, किसी को भी नहीं बताया। गर्लफ्रेंड को भी नहीं बताया? नहीं, मेरे उस वक्त हाँ एक गर्लफ्रेंड थी, उनको पता था सिर्फ, ओके। और किसी को भी पता नहीं था सर। ट्रस्ट में किसी को पता नहीं था। वो जो सेट पे लोग थे उनके अलावा और मेरे अलावा किसी को भी पता नहीं था। मतलब जो क्रू था और जो सेट पे थे वो, और या आपकी जो गर्लफ्रेंड थी वो या आपको, बस इन तीन बिल्कुल लोगों बिल्कुल, को पता इसके था, अलावा बाकी किसी को पता नहीं था जी। बाकी जब वायरल हुआ तब निकल के सामने आया। बिल्कुल बिल्कुल, तब उसके बाद ही पता चला। तो जब हम कोई भी काम करते हैं और इस तरह का इंसिडेंट हो जाता है तो हम मेंटली बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाते हैं। कैसे अपने आप को हील किया, वहाँ से कैसे निकाला उस गड्ढे में जब आप चले गए, आप उस मेंटल लेवल इतना लो हो गया उस इंसिडेंट के बाद, तो खुद को कैसे रिकवर किया? उस वक्त क्या था ना सर, उस वक्त सर्वाइवल जो था ना बॉम्बे में, एक तो नए थे आप लोग, आपके पास पैसे नहीं होते थे, आपके पास काम नहीं होता था, आपको काम सीखना शुरू किया था, आपने ऑडिशन देना शुरू किया था। तो उस वक्त क्या था कि आपके पास ज़्यादा चीज़ें सोचने के लिए नहीं थी कि आप वेले बैठ के सोच रहे हो कि कैसे बाहर निकलो, नहीं, आपको सरवाइव करना है। तो मैं मतलब अपना काम में ध्यान दे रहा था। तो निकलने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगा, बिकॉज़ पता था यार जीना है, मतलब मैं वैसे भी वॉरियर हूँ एकदम अंदर से, पूरा दिल से। सो आई बीन इन, मतलब हॉस्टल में रहे हम लोग 7 साल, तो आई बीन इन एनसीसी में। राइफ़ल शूटिंग में काफ़ी अच्छा था, .22 की गन से, तो मैं स्टेट लेवल तक गया हूँ। .22 की गन से हम शूट करते थे, तो मेरा काफ़ी अच्छी ग्रुप फायरिंग थी। तो 3-4 महीने मैंने एनसीसी, मतलब आर्मी वाली लाइफ मैंने जी है प्रॉपर। तो आर्मी वाली लाइफ ने मुझे टफ़ बना दिया था अंदर से, फिज़िकली भी और मेंटली भी। उन दोनों चीज़ों ने मुझे ओवरकम करने में हेल्प करी थ्रू दैट पीरियड। तो मेरे लिए उतना ज़्यादा हवा नहीं बना इस चीज़ का दिमाग में, एक तो आप थे नहीं कुछ। पर ये चीज़ हुई मेरे अंदर कि जब भी मैं ऑडिशन देने जाता था ना, कहीं प्रोडक्शन हाउस में गया या फिर कहीं एड्स के ऑडिशन देने गया, तो लोग बोलते वहाँ लोग पहचान लेते थे। तो भाई सही बारह तो नहीं थप्पड़, तो मैं बोलता अरे यार ये भी पहचान गया। मुझे खुशी कभी नहीं हुई सर, मैं कसम खा रहा हूँ, मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं कसम खा रहा हूँ, मुझे कभी खुशी नहीं हुई कि मैंने भैया बहुत अच्छा किया, अब मज़ा आ गया, इसने अच्छा बोला तो मैं अच्छा किया होगा, नहीं। आई ऑलवेज फेल्ट बैड कि यार ये नहीं होना चाहिए था यार, ये आदमी मेरे को जाने मेरी एक्टिंग की वजह से, मुझे किसी सीरियल में देखे, किसी काम की वजह से जाने, थप्पड़ की वजह से ना जाने। उस वक्त ये था। ये जो कांड हुआ इसके बाद, जो भी सारी चीज़ें वायरल होना, न्यूज़ ब्रेकिंग बनना, ये सब चीज़ें के बाद फिर दोबारा मुलाकात हुई उस लड़की से? कभी लगा हो कि आओ चलो बैठ के शॉर्ट आउट कर लेते हैं कि यार देखो ना तुम्हारी गलती थी ना मेरी गलती थी, कभी ऐसा हुआ? या कभी कोई क्लैश हुआ हो उसको लेके दोबारा से? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं हुआ। बस मेरी एक ही बार उनसे मुलाकात हुई। इसके बाद एक बार मैं ऑडिशन के लिए गया था, तो वो शायद अपने किसी फ्रेंड के साथ आई हुई थी। तो मैंने बस देखा कि अपने फ्रेंड के साथ वो बैठी हुई थी, और मैंने ऐसे देखा, अरे मतलब ये तो वही है। तो मैं भी निकल गया, और वो भी वैसे ही बैठी थी, अपने फ्रेंड के साथ बातचीत कर रही थी। तो उन्होंने भी मुझे देखा, मैंने भी उन्हें देखा, बस वही एक मोमेंट था। उसके बाद मतलब ये इंसिडेंट होने के बाद वही एक मोमेंट था जब मैं उनसे मिला। ऐसे ही बस, उसके बाद मैं ना कभी उनसे मिला, ना मेरा कभी ऐसा कभी हाय हेलो, कभी कुछ नहीं सर, कोई कनेक्शन। हाँ जी। कभी लगा भी नहीं कि शॉर्ट आउट? नहीं, ऐसा कुछ सॉर्ट आउट वाला था ही नहीं सर, था ही नहीं, मतलब टिट फॉर टैट था ये तो। उनको भी पता था कि यार इसने इसलिए मारा, और मुझे भी पता था कि शायद ये अपना रोल अच्छे से निभा रही थी, वो बुली करने वाला रोल निभा रही थी, और भावनाओं में बह के उन्होंने मुझे थप्पड़ मार दिया, और शायद उनको भी पता है चीज़। तो वो मेरी तरफ से भी उतना ही था सर वो। तो रवि भाई, जैसे कि ये तो मेंटल और ये सारी चीज़ें हुई, इसके बाद प्रोफेशनली क्या इम्पैक्ट पड़ा इस कांड के बाद, ख़ास तौर से वायरल होने के बाद? प्रोफेशनली वही था सर कि लोग थोड़ा सा ना, वो सीरियसनेस जो होती है चीज़ों में, कि मतलब एक होता है कि वो मजाक वाला बन गया। मतलब वो ऐसा नहीं था कि बड़ा बहादुरी वाला काम है। अब भी इंटरनेट पे लोग सपोर्ट करते हैं कि अरे अच्छा किया, सिग्मा मेल, ये वो पता नहीं क्या क्या फालतू की रील्स बनती रहती है बिना बात की। लेकिन उस वक्त ये नहीं था। उस वक्त जो काम के लोग होते हैं ना सर, काम के लोग, जो टीवी वाले, जो उस वक्त एक ही काम था, टीवी और एड्स। फिल्म्स अपनी रीच से बहुत दूर थी उस वक्त शुरुआत में।
तो उस वक्त टीवी वाले लोगों को चाहिए होते हैं ऐसे लोग जो कि मतलब थोड़े शरीफ हो, काम से काम रखे, लड़ाई झगड़ा ना करे, बिल्कुल, बिल्कुल। कल को उन्हें कोई गाली भी दे दे तो चुपचाप सुन के काम करे अपना, सिंपल। उनको ऐसा लड़का नहीं चाहिए कि जो भैया जिसको किसने बोल दिया और सामने से वो भी बोलना शुरू हो गया। तो काफ़ी टाइम तक अवॉइड किया लोगों ने कि झगड़ालू किस्म का हो सकता है। तो अगर लोग सोचे कि उससे मैं फेमस होके मुझे काम मिला, तो नहीं सर, बिल्कुल भी ऐसा नहीं हुआ। तो ये बात तो सही है कि इंटरनेट पे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें कहा जा रहा है कि रवि ने ये वायरल होने के लिए किया, या जो भी वो लड़की थी, जो भी पर्सन था या शो था, ये सब स्क्रिप्टेड था, वायरल होने के लिए किया, और उसके बाद ही रवि की लाइफ और अच्छी हो गई, उन्हें काम मिलने लगा, ब्ला ब्ला, बहुत सारी बातें होती हैं। कितनी सच्चाई है इसके पीछे ज़रा बताइए लोगों को। उसके बाद मैं फेमस हुआ, बट जहाँ पे फेमस होना चाहिए था ना जिस चीज़ के लिए, टीवी पे एक्टर्स चाहिए होते थे उस वक्त, या अच्छी शक्ल और थोड़ी सी एक्टिंग आए जिसको, और मैं वो दोनों ही चीज़ों के लिए मतलब अपना एक्टिंग के लिए ही स्ट्रगल कर रहा था कि मुझे थोड़ा सा काम आए, ऑडिशन दूं, सीखूं थोड़ी सी एक्टिंग और काम करूं। बट क्या था, वो इंसिडेंट के बाद वो सीरियसनेस जो होती है ना कि इसको हम सीरियसली नहीं ले सकते यार, वो वाली चीज़ आ वो गई, एक प्रोफाइल क्रिएट हो गया लोगों के माइंड। 100%। और उस वजह से मैं जेन्युइनली, मैंने कितने प्रोडक्शन हाउसेज मुझे याद है अभी तक, जिन्होंने बोला अरे सही किया भाई तूने, वो थप्पड़ मारा, अच्छा और क्या चल रहा है, उसके बाद क्या हुआ, सच में हुआ था। तो आई यूज़ टू बी लाइक कि अरे यार भाई मैं ऑडिशन देने, ऑडिशन ले लो। तो वो सीरियसली नहीं लेते थे बेसिकली। सीरियसली होता है ना कि आदमी को सीरियसली लेना कि चलो एक्टर आया, कोई लड़का आया, कोई ऑडिशन लेना, नहीं, वो थोड़ा सा वो हो गया। तो वो चीज़ मिस हो गई, और मुझे काफ़ी सारे प्रोडक्शन हाउसेज में सिर्फ मतलब यही हुआ कि भाई थप्पड़ वाले कांड के बारे में पूछना है उन्होंने। तो इन सारी चीज़ों के बाद, और जैसे कि आपने बताया प्रोडक्शन हाउसेज में इस तरह से जज किया जाने लगा, इंडस्ट्री में काम मिलना थोड़ा मुश्किल हो गया। पहला काम कितने टाइम के बाद मिला? इस कांड के बाद? हाँ, इस कांड के बाद पहला काम मुझे उसके बाद सर, एक्चुअली मैंने उसके बीच में ना काफ़ी छोटे छोटे काम किए। जैसे उस वक्त क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया, ये सब आता था ना, काफ़ी आता, तो वो एपिसोड एक, उसमें भी लीड नहीं, कोई छोटा रोल, ये वो काफ़ी सारे किए। एक बूम वाला जो होता है कि हाँ अब मुझे थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन है कि हाँ अब मैं ठीक रास्ते पे चल रहा हूँ। वो मुझे एक स्टार प्लस का शो था, राजा की आएगी बारात। ओके। तो उसमें एक सेकंड लीड था शो, वो उसमें वो काफ़ी अच्छा रोल था, कॉमिक रोल था। वो आई थिंक वहाँ से मेरी शुरुआत हो गई थी। वो 2010-11 में मुझे मिल गया था। हाँ 10, मतलब कह सकते हैं कि 2 साल मुझे लग गया। वो लग गया बिल्कुल, वो प्रोफाइल को चेंज करने में। करेक्ट। जैसे कि आपने राजा की आएगी बारात का जिक्र किया, और इसके अलावा जोधा अकबर से आपको लोग पहचानने लगे थे। जी जी जी, बहुत ज़्यादा फेमस हुए थे। जोधा अकबर कैसे मिली, क्या स्टोरी रही, क्या उसका कांड, थप्पड़ कांड का भी इम्पैक्ट इस पे पड़ा था कुछ? नहीं, तो ज़रूर बताइए। तब तक भूल गए थे वो लोग। एक्चुअली जोधा अकबर जो शो था, उससे पहले मैंने एक जो उसमें क्रिएटिव थी शालू मैम, वो उनके साथ मैं एक शो कर चुका था, वीर शिवाजी। वीर शिवाजी शो में मैं एक जीवा माला, बहुत बड़ा कैरेक्टर है, मराठी हिस्ट्री में बहुत बड़ा नाम है उनका, जीवा माला, उसका कैरेक्टर मैंने किया था। तो मैम मुझे वहाँ से जानती थी, तो उन्होंने जोधा अकबर के ऑडिशन के दौरान मुझे बुलाया था सलीम के रोल के लिए। तो लकीली ऑडिशन अच्छा हुआ, इवन एकता मैम को पसंद आया, तो वो उस रोल के लिए वैसे मैं फ़ाइनल हुआ था सर। तो वो मुझे 2013 मतलब के तकरीबन मिला था। तो उसमें टाइम लग गया काफ़ी। उससे पहले मैं 3-4 और सीरियल कर चुका था, मतलब छोटे मोटे, जो कि आपने शायद नहीं देखे होंगे, लेकिन काम चल रहा था मेरा, कुछ ना कुछ चल रहा था। तो 13 से कब तक जोधा अकबर में कितने टाइम? 13-14 के बीच में था ये। अच्छा, 13-14 में जब ख़त्म हुआ, तो उसके बाद फिर मैं इंडोनेशिया चला गया था 2 साल। अरे हाँ, इंडोनेशिया की कहानी आपने बड़ी इंटरेस्टिंग छेड़ी। बड़े चर्चे हैं इंडोनेशिया के, वहाँ पे आप काम किया और बड़े पॉपुलर हुए, वहाँ के लोग तो स्टार मानते हैं आपको आज भी। क्या कहानी है वो, ज़रा बताइए इंडोनेशिया की। क्या था सर, वहाँ पे इंडोनेशिया में इंडियन टेलीविज़न नया नया शुरू हुआ था उस वक्त। तो गए कैसे थे वहाँ? वहाँ पे जाने का मतलब एक तो होता है ना कि हाँ आप यहाँ चलते हैं, तो वो कैसे स्टार्ट हुआ? वहाँ एक चैनल है AN TV, तो वहाँ पे महाभारत एक शो था, महाभारत उन्होंने ले लिया था। महाभारत उन्होंने वहाँ पे टेलीकास्ट किया, यहाँ का महाभारत, स्टार प्लस वाला महाभारत। वहाँ पे बहुत बड़ा हिट चला गया वो वाला शो महाभारत के बाद उन्होंने दूसरा शो लिया जोधा अकबर। जोधा अकबर भी वहाँ पे बहुत बड़ा हिट चला गया। तो जोधा अकबर के जितने भी कास्ट थे, जैसे मैं हो गया, जोधा हो गई, अकबर हो गया, उन्होंने हमें कांटेक्ट किया। तो आई थिंक अकबर कुछ और कर रहा था और जोधा भी शायद बिज़ी थी। फिर मुझे फ़ोन आया, तो मैंने बोला मैं तो फ्री हूँ। तो उन्होंने मुझे वहाँ 3-4 महीने के लिए बुला लिया।
तो फिर वहाँ पे अच्छा वहाँ पे चूँकि जोधा अकबर बहुत बड़ा हिट था, तो वहाँ पे फ़ैन फॉलोइंग ऑलरेडी बनी हुई थी। जी बिल्कुल। तो वहाँ पे फिर उनके लिए टेलीविज़न करा, उनके लिए लाइव शोज़ करे, उनके लिए कॉमेडी शोज़ करे। और वहाँ पे काफ़ी काम किया मैंने, मतलब तकरीबन वहाँ की लैंग्वेज भी सीखी और तकरीबन 2 साल तक वहाँ पे काम किया सर, जो कि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था एज एन इंडियन दूसरी कंट्री में जाके काम करना, वहाँ की लैंग्वेज सीख के, कल्चर सीख के, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बेस्ट। थोड़ा सा पॉडकास्ट में अभी पीछे आपने एक जिक्र किया, मैं वहाँ से दोबारा से शुरुआत करूँगा। आर्मी का और जिक्र किया, निशानेबाजी का आपको जी, शौक जी। है, स्टेट लेवल तक खेल चुके हैं। निशानेबाजी से स्क्रीन का सफ़र मतलब कैसे सोचा, मतलब कभी लगा नहीं कि मतलब किस तरीके से ख्याल आया कि भाई मैं जो है शूटिंग छोड़ के अब मैं एक्टिंग करने के लिए तैयार हूँ? नहीं, वो मेरा बहुत फिक्स था कि 12th तक तो बहुत मतलब ऐसा था कि मुझे आर्मी में जाना है। जब भी पूछता था कोई कि क्या करना है, तो कमांडो बनना है या तो आर्मी में जाना है। बस वो हिमाचल में गिनी चुनी जॉब होती है सर, या तो टीचर बन जाओ या आर्मी में चले जाओ, उसके अलावा डॉक्टर बन जाओ, बहुत अच्छा पढ़ने लिखने में तो डॉक्टर का सोचते हो आप। तो मैंने आर्मी का सोचा था फॉर श्योर कि आर्मी में जाना है। तो वो मटीरियलाइज़ नहीं हुई चीज़ें। 11-12 तक लगा कि नहीं यार, एक्टिंग भी कर सकते हैं, जाके मॉडलिंग करते हैं, दिल्ली बॉम्बे जाके कुछ करते हैं सब चीज़ें। तो हालांकि पढ़ाई में मैं काफ़ी अच्छा था थैंकफुली, बट फिर भी ये कीड़ा काट गया, पता नहीं कहाँ से काटा, अक्षय कुमार की फिल्में देख देख के कि स्टंट्स करने हैं, जाके कुछ तो करना है यार, स्क्रीन पे मज़ा हीरो की तरह कुछ करना है। तो वो हीरो की तरह कुछ करना है, वो एक जज्बा था शायद वो कि एक्टर बनना है। तो कोई गॉडफादर जिसके माध्यम से आए, या कैसे स्टार्टिंग मुंबई में आके स्टार्टिंग कैसे की? मुंबई नहीं सर, पहले मैं दिल्ली में आया था। ओके। तो मेरे एक भैया हिमाचल से दिल्ली हाँ, हिमाचल से दिल्ली आया। तो मेरे एक भैया सुनील आज़ाद भैया, हम स्कूल में साथ में थे, मेरे सीनियर थे। तो वो दिल्ली में एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कर रहे थे यहाँ पंजाबी बाग में। राइट। तो उन्होंने बोला चल दिल्ली, बोलते क्या कर रहा है तू? मैं भी दिल्ली आ गया। तो फिर इधर आके मैंने लाजपत नगर, ये वो सब जगह फ़ोटो वोटो बांटे। ये कौन से सन की बात है? ये है 2006-7 की बात है। 6-7 की बात है। 6-7 की बात है, मतलब 1 साल तो रहा हूँ मैं यहाँ पे दिल्ली में। तो फिर मैंने कुछ मॉडलिंग का मिला नहीं, क्योंकि यहाँ पे बहुत मतलब उस वक्त था नहीं, इतना स्कोप भी नहीं था और वो सब चीज़ें थी। तो फिर थक हार के मैंने ये जो मैकडॉनल्ड्स है ना यहाँ पे पंजाबी बाग में सामने, तो मेरी पहली जॉब यहाँ पे थी। तो मैंने 6 महीने यहाँ पे काम किया है, पंजाबी बाग में। पंजाबी बाग में, ये अपना मैकडॉनल्ड्स है वहीं पे। तो मैं जब आया तो मैंने बोला भी यार पंजाबी बाग में कितना दूर है यहाँ से? उसने बोला 15 मिनट है। तो मैंने बोला मैं जाके आऊँगा। तो वहाँ पे झाड़ू पोछा करना, काउंटर पे बर्गर बनाना किचन में, वो सब किया मैंने 6 महीने। तो मेरी पहली लाइफ की जॉब वहाँ पंजाबी बाग में जो मैकडॉनल्ड्स है वहीं पे कितनी थी। सैलरी थी? उस वक्त हमें मिलता था 20 रुपये पर आवर। 20 रुपये पर आवर तो मतलब जैसे 4 घंटे की शिफ्ट है या 5 घंटे की शिफ्ट है तो 100 रुपये एक दिन का। तो महीने के मेरे ख्याल से 2-2.5 हज़ार रुपये बन जाते थे उसमें सर, शुरुआत में। मतलब वो मेरी पहली ज़िंदगी की जॉब थी यहाँ पे। उसके बाद मैं फ़न रिपब्लिक ज्वाइन कर लिया था यहाँ पे अपना मोती नगर में। ओके। तो फ़न रिपब्लिक चूँकि बॉम्बे में भी था, तो फिर बाद में मैं बॉम्बे चला गया। अच्छा, फन रिपब्लिक के माध्यम से आप मुंबई? बॉम्बे चला गया, हाँ जी सर। वो था, फोकस क्लियर था कि बॉम्बे जाना है, एक्टर बनना है। कैसे होना है वो सब ऊपर वाले को पता था, कैसे करना है उसको। तो वहाँ जाके फिर कैसे कैसे स्टार्टिंग की करियर की, कैसे पहला काम मिला, सबसे पहला काम लाइफ का कैसे मिला, किस तरीके से जर्नी स्टार्ट हुई? क्योंकि हमने जैसे कि सुना है कि बड़े बड़े एक्टर्स वहाँ पे पहुँचे थे स्टार्टिंग में, कई सालों तक जो नहीं, घर नहीं था, जगह नहीं थी, तो वो कैसे मैनेज किया, किस तरह से शुरुआत की, वो बताइए। नहीं, शुरुआत में तो मैं जॉब कर रहा था जैसे फ़न रिपब्लिक में मेरी सैलरी थी वहाँ 5200 शुरुआत में। तो बॉम्बे में 5200 में सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल था उस वक्त। तो फिर मैंने कॉल सेंटर के इंटरव्यूज़ दिए वहाँ पे, तो वोडाफोन कॉल सेंटर में मेरा हो गया। वहाँ पे मैंने 8-10 महीने जॉब करी। वहाँ पे मेरी सैलरी 8-10 हज़ार रुपये थी, जिससे मेरा खर्चा ठीक ठाक चल पड़ता था। तो रात में कॉल सेंटर, दिन में ऑडिशंस। पहला रोल मुझे मिला धर्मवीर, उसमें विक्रांत मसीह और अपना रजत टोकस दोनों उसमें हीरो थे। मुझे भी एक छोटा सा रोल मिला था जो कि 3-4 महीने का रोल था। तो वो मेरी शुरुआत हुई थी सर एक्टिंग में। क्या पेमेंट रहा होगा? वो 1500 रुपये पर डे था सर उसमें मेरा। 15, वही 8 घंटे की शिफ्ट वाला? नहीं, 12-13 घंटे। वो तो फिर वो तो मतलब शिफ्ट शूटिंग तो फिर वही, जब तक एपिसोड आपका कंप्लीट नहीं होता तब तक शूटिंग चलती तो है। ये आप बता रहे हैं 2008 के आसपास की बात? हाँ जी, हाँ है जी, ना, 7 के लास्ट में और 8 की शुरुआत की बात बता रहे हैं। करेक्ट जी, बिल्कुल। फिर उसके बाद तो कांड ही हुआ था। हाँ, उसके इसके बाद तो चर्चा हुई थी। बिल्कुल। अब थोड़ा सा पर्सनल होते हैं। शादी, रवि भाटिया की शादी को लेके बहुत सारी स्टोरीज इंटरनेट पे मौजूद हैं। क्या है वो कहानी?
कैसे शुरुआत हुई, फिर शादी, बच्चे और फिर डाइवोर्स, तो मतलब कैसे हुआ, कहाँ मिले आप पहली बार उनसे? सर इंडोनेशिया में गए ना जब वहाँ पे, तो वहाँ पे एक तो आप अकेले होते हो वहाँ पे, आपका कोई मतलब ऐसा होता नहीं, आपको एक सपोर्ट होता है ना कि आप वहाँ पे अच्छा काम कर रहे हो, ठीक ठाक पैसे कमा रहे हो। तो एक आपको वहाँ की इंडोनेशिया की मैं आपको बताऊँ सबसे खूबसूरत चीज़ ये है कि वहाँ पे जो भी लड़कियाँ हर जगह अच्छी होती है सर, आप अच्छे होने चाहिए बस। तो वहाँ की लड़कियाँ बहुत अच्छी हैं, मतलब इन टर्म्स ऑफ ट्रीटिंग द मैन, वो बहुत अच्छे से ट्रीट करती हैं आपको, तो एक रिस्पेक्ट देती है उस लेवल का। तो मुझे जो मेरी एक्स वाइफ थी वो मिली वहाँ पे, तो वो उनका काफ़ी अच्छा नेचर था, जैसे हम मिले, बातचीत हुई, तो फिर डिसाइड कर लिया कि चलो शादी करते हैं। इंडोनेशिया में जी, तो काम भी अच्छा चल रहा था तो हमने शादी कर ली। ये कब की बात है? ये 2015 की 14-15 की बात है सर, 15 की बात। तो 2015 में फिर हमने शादी कर ली, बच्चा हो गया उसके बाद, और उसके बाद सब ठीक था सर वहाँ पे। फिर मुझे था कि मेरा क्लियर था कि मुझे बॉम्बे जाके अपना करियर बनाना है, एक्टिंग करनी है। तो वहाँ पे 2 साल गुजारने के बाद फिर मैं बॉम्बे आ गया, उन्हें भी, वाइफ को भी लेके। तो इंडोनेशिया में क्या, अब उनकी लैंग्वेज जो है वो इंडोनेशियन है, ओके। वो इंग्लिश वगैरह या कोई दूसरी लैंग्वेज यूज़ नहीं करते। तो अब यहाँ पे, अब चूँकि मैंने तो इंडोनेशियन सीख ली थी, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती थी, बट उनको काफ़ी दिक्कतें हुई यहाँ पे आके डेवलप होने में, दोस्तों के साथ या कहीं किसी से बातचीत करनी है या कुछ भी एक व्यवहार होता है, चाल चलन सोसाइटी में, थोड़ी दिक्कतें हुई। ऊपर से मान लो कई बार मैं शूट के लिए बाहर हूँ, 15 दिन 20 दिन बाहर हूँ, तो अब मैं वाइफ और बच्चे को लेके साथ में नहीं जा सकता सर, जाहिर सी बात, प्रोड्यूसर पे बर्डन नहीं डाल सकता कि भाई मेरी फैमिली भी साथ में है, और अकेले रखना उन्हें, चूँकि मेरा भाई भी बॉम्बे में है, लेकिन वो भी उस तरह से नहीं सपोर्ट कर सकता कि भाई मैं क्या चाहिए भाभी आपको, नहीं हर टाइम वो भी अवेलेबल नहीं हो सकता। तो काफ़ी सारी चीज़ें हुई सर। 3 साल उन्होंने भी ट्राई किया बॉम्बे में, 3 साल मैंने भी ट्राई किया साथ में रहने का। तो इवेंचुअली फिर वही था कि बेस्ट वही लगा उन्हें कि उन्हें उनकी कंट्री में ही सब चीज़ें अच्छी है, और चूँकि बच्चा है तो बच्चा मम्मी के साथ ही सबसे बेस्ट है, वो मम्मी ही बेस्ट है एक बच्चे के लिए। तो फिर बच्चा भी उनके साथ ही अभी इंडोनेशिया में है, तो वो भी अपनी जॉब कर रही हैं अभी वहाँ पे, और वो एयर होस्टेस हैं। तो हाँ, बाकी बच्चा भी उनके साथ ही खुश है, अभी अच्छे से कर रहा है। बाकी मैं भी टच में हूँ, लेकिन वही अभी सर वो हम तीनों की वेलबींग के लिए वो बेस्ट था बेसिकली। जैसे कि आपने बताया कि वो एयर होस्टेस हैं, तो मुलाकात कैसे हुई थी आपकी उनसे? मुलाकात सर, एक हम शूट कर रहे थे, एक सीरियल वहाँ पे शूट कर रहे थे, तो उसमें एक देवी नाम की लड़की जो मेरी फ्रेंड थी वहाँ पे, तो उसने बोला कि मेरी एक फ्रेंड है, बोलते हैं वो बड़ी अच्छी है, बोलते हैं बड़ी अच्छी लड़की है, तो मिल ले बोलते 1-2 बार। तो एक बार मिले हम लोग, ऐसे लंच पे मिले, बातचीत हुई। मतलब मुझे चूँकि इंडोनेशियन थोड़ी थोड़ी आती थी, और इंडोनेशियन और इंग्लिश थोड़ी मिक्स करके हम बातचीत करना शुरू किया, तो वैसे ही कनेक्ट हो गया सर, अच्छी लगी लड़की, बस शादी कर ली अपना। उतना कुछ दिमाग चलाते नहीं थे अपना। मेरा शुरू से ही रिलेशनशिप में मैं बहुत ख़राब रहा हूँ सर, थ्रू आउट। मैंने अगर अपनी लाइफ ख़राब करी है ना, मैं आपको जोधा अकबर के सेट का बताता हूँ। वो मेरा सेट के ऊपर लास्ट रिलेशनशिप था, तो जो कि अनारकली बनती है साथ में, तो हम रिलेशनशिप में थे, जो भी बातें पता ही है अभी सबको, जैसे इंटरनेट पे है। वो मेरा किसी भी सेट पे या कहीं भी काम कर रहा हूँ मैं, मेरा लास्ट था सर। मैंने उस दिन के बाद कसम खा ली थी कि जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ वहाँ पे कभी ये प्यार मोहब्बत के चक्कर में फंसूंगा ही नहीं। सबसे ख़राब चीज़ है सर, अगर आप हैंडल नहीं कर सकते इमोशनल चीज़ों को अच्छे से, तो आप काम की जगह पे कभी भी ये चीज़ें मत करो। ये चीज़ मैंने वहाँ से पक्की कर ली सर। तो वही होता है कि आप जब तक आप को एक्टर्स होते हो तब तक आप अच्छा काम करते हो एक दूसरे का, जहाँ आप रिलेशनशिप में आ गए बस वहाँ फिर आप फिर सीन करने जाते हो, आपका बैक स्टोरी कुछ और चल रही होती है, स्क्रीन पे कुछ और करना होता है आपको। तो ये चीज़ें हैंडल करना आई थिंक मेरे बस की तो नहीं है। लोग करते हैं, साथ में शूट भी करते हैं, रिलेशनशिप में भी होते हैं, लेकिन आई थिंक मैंने तो कसम खा ली सर कि जहाँ पे भी काम करूँगा ना भैया, उन सेट के बाहर ख़त्म उनसे रिलेशन, ना यारी ना दोस्ती ना रिलेशनशिप, तो भूल ही जाओ। तो वो आई थिंक मुझे लेसन मिला है सर। फिर ना आप उस बंदे की जो भी साथ में होती है लड़की, उसकी आप अच्छी चीज़ें नहीं, फिर आप बुरी चीज़ें ढूंढते हो। अरे ऐसा क्यों कर रही है, उससे क्यों बात कर रही है, ये क्यों कर रही हो, क्यों। वो भी आपको 10 चीज़ें सुनाएंगे, आप भी 10 चीज़ें सुनाओगे, तो वो थोड़ा वो उस चीज़ से मेरा काम भी बहुत हैम्पर हुआ सर ड्यूरिंग जोधा अकबर। तो जो फोकस जो चीज़ें मेरी काम पे होनी चाहिए थी वो रिलेशनशिप में चली गई काफ़ी हद तक, तो वो ख़राब था।
तो वो हम दोनों ही चूँकि हार्ड वर्किंग थे, मैं भी और हिना थी, वो भी बहुत हार्ड वर्किंग लड़की है। मतलब सुबह उठ के रीडिंग, योगा सब चीज़ें करती है, उसके बाद शूट पे जाती है। और मैं भी उसी तरह का, उसी जोन का आदमी हूँ। लेकिन जब रिलेशनशिप में आ गए तो फिर वो अगली हो गई चीज़ें, पता नहीं क्यों हो गई, लेकिन हो जाती है सर। 24 घंटे साथ में हो आप यार, तो फिर वो स्पेस नहीं मिलता एक तो, ऊपर से फिर आप वही लड़ाई झगड़े आपके, फिर सीन से पहले आप लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, चलो रेडी है शॉट, फिर हाँ फिर रोमांस करना है आपको, चलो आ जाओ। तो वो ख़राब करती है सर चीज़ें। ये क्लैशेस होते हैं, ये चीज़ें जो आप बता रहे हो ये तो मैं भी फील कर चुका हूँ कई बार, कि मैंने सोचा कि अच्छा ठीक है, ख़त्म आज के बाद ना मैसेज करेंगे ना कॉल करेंगे। पता लग रहा है 2 महीने बाद मैं उसके बराबर उसकी डेस्क पे बैठ के काम कर रहा हूँ और हम दोनों में बातचीत नहीं हो रही है, और हमको मजबूरी में आके बात करनी पड़ रही है क्योंकि हम एक ही डेस्क पे काम कर रहे हैं। मैं हेड हूँ वहाँ पे, वो मेरी जूनियर है, और हमको एक शो बनाना है या कुछ जो भी करना है तो हम एक ही डेस्क पे काम करें, हमें मजबूरी में उससे बात करनी पड़ रही है। मैं तो इसलिए ज़्यादा वो था कि भैया हम लोग जैसे सेट पे हमारा 5 बार तो ब्रेकअप हो चुका था। वो 7-8 महीने हमने साथ में काम किया, 8-9 महीने, कम से कम 5 बार हमने ब्रेकअप किया होगा सर, किसी न किसी बात पे ब्रेकअप, ये वो, चलो अब नहीं। फिर आप 2 दिन आपने रोमांस वाले सीन करे, तीसरे दिन फिर से बातचीत शुरू हो गई। कहाँ जाओगे बच के आप? तो वो टॉक्सिक हो ही जाता है सर अपने आप। अगर आप संभाल नहीं सकते ना उन चीज़ों को, खासकर नए नए थे, ऊपर से शो इतना बड़ा था, मुझे इंस्टेंट पॉपुलैरिटी मिल गई थी उस शो से। मतलब आई थिंक फ्राइडे को मेरा एपिसोड आया था तो मंडे ट्यूसडे तक मुझे पूरे सब लोग सलीम 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 कर रहे थे जहाँ पे निकल रहा था। शो इटसेल्फ वाज अ ह्यूज शो, सब लोग, जोधा अकबर बहुत बड़ा शो था। तो वो शो की रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे उस तरह से समझनी चाहिए थी। तो रिलेशनशिप गलती होती है सर, किसी भी काम की जगह पे खासकर। तो आज रवि भाटिया को याद आती है वाइफ की? नहीं सर, मैं खुश हूँ, वाइफ के लिए भी खुश हूँ और बच्चे के लिए भी खुश हूँ, क्योंकि इंडिया में होती ना तो आई थिंक उनकी लाइफ बेटर नहीं होती। तो उन्होंने शादी की अभी नहीं? मुझे नहीं पता, लेकिन आई गेस नहीं की है। लेकिन बच्चा भी वहाँ पे खुश है अभी। और क्योंकि एक बाप बच्चे को उतनी अच्छी तरह से नहीं संभाल सकता जितनी अच्छी तरह से माँ बच्चे को संभाल सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आई थिंक वो हम तीनों के लिए अच्छा है सर। सबसे अब आखिरी चरण में हम चल रहे हैं, जो अभी एक्टर बनना चाह रहे हैं, आजकल तो खैर इंस्टाग्राम का ज़माना है, आप रील डालो तुरंत फेमस हो जाते हैं। अगर हम बात करें टीवी स्क्रीन पे प्रॉपर एक्टर अगर कोई बनना चाहता है, काम करना चाहता है, इंडस्ट्री में बहुत अच्छा रोल्स प्ले करना चाहता है, स्क्रैच से स्टार्ट करना है उसको, कैसे करेगा? सर इस वक्त तो ना मतलब बहुत चेंजेस हो गए हैं। हम लोग थे जब फोटो बांटते थे, जा जाके यार प्रोडक्शन हाउसेज में फोटो बांटते थे, पोर्टफोलियोज शेयर लेके जाते थे। ऑडिशन के लिए आपको 8-8 घंटे वेट किया है सर मैंने, मतलब एक ऐड के ऑडिशन के लिए 6 घंटे 8 घंटे। अब ईमेल करो, ऑडिशन घर से बना के भेज दो, सब वही कर रहे हैं। तो बहुत चेंजेस आ गए हैं। फेमस लोग इंस्टा पे, लड़कियाँ जो भी है, मतलब अपने वीडियो बना के, रील बना के, एक आधी तो वायरल होगी, एक वायरल होगी, फिर वो 100 और बनाएंगे, एक और वायरल होगी, तो वो वहीं से फेमस होके फिर अपने आप को वहीं से स्टार मान लेते हैं, और वहीं से फिर अलग हो गया, तरीका अलग हो गया एक्चुअली, बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, खासकर इंस्टाग्राम की वजह से। मैं कह रहा हूँ सोशल मीडिया वाले जो एक्टर एक्ट्रेसेस हैं, जो बेहतर कर रहे हैं, नहीं कर पा रहे, लगे कोशिश में, वो अलग है। एक स्क्रीन पर आना, सलीम का किरदार निभाने के लिए पहुंचना मुंबई, सलीम का किरदार मिलना, और सलीम का किरदार निभाने के बाद वो इतना पॉपुलर हो जाना कि 3 दिन 4 दिन में ही आपके नाम से नहीं बुलाया जा रहा बल्कि किरदार के नाम से बुलाया जा रहा है। ये सब करने में शुरुआत कैसे करे कोई व्यक्ति, और कितना लगभग टाइम लग जाएगा, और क्या क्या ज़रूरी है मेंटली, क्योंकि आपको काम नहीं मिलता है, आर्टिस्ट को काम नहीं मिलता है, तो मेंटली वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है। तो उससे रिकवर करना, उसको मेंटेन करना, वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ, मेंटल हेल्थ को बैलेंस करना कैसे कर सकता है? सर आई थिंक ना वो पेशेंस बहुत ज़रूरी है। एक्टर बनने के लिए ना तपस्या चाहिए अभी। इस वक्त मैं, तपस्या इज़ द वर्ड, बहुत कड़ी तपस्या है सर, खासकर इस वक्त ना आपके पास डिस्ट्रैक्शंस इतने सारे हैं ना, 5000 डिस्ट्रैक्शंस है आपके पास। कहीं भी बर्बाद होने के लिए इतने डिस्ट्रैक्शंस है बॉम्बे में। और वो सच्चा एक्टर बनने के लिए ना बहुत, वो आपको, मैं बोलता हूँ सर, योगी बनना पड़ेगा प्रॉपर। अगर आपको एक्टर बनना है बॉम्बे में, सब छोड़ छाड़ के, सबके बीच में रह के, आपको अपनी तपस्या पे ध्यान देना पड़ेगा सर, क्राफ्ट पे ध्यान देना पड़ेगा। और वो क्राफ्ट सर तभी स्ट्रांग होगा जब आप हर रोज़ काम करोगे उसके ऊपर। आप सारे जो भोगने वाली चीज़ें होती है ना, वो छोड़ के आप सिर्फ काम पे ध्यान दोगे कि मैं यहाँ से इतना पैसा उठा लूँगा, यहाँ से ये कर लूँगा, ये रील देख के 50,000 मिल जाएंगे।
वो कर लोगे ना तो आप वेस्ट हो जाओगे सर, आप ख़त्म हो जाओगे। मतलब मैं जानता हूँ बहुत सारे ऐसे लोगों को जिन्होंने 1 साल मतलब इंस्टाग्राम से ही लाखों करोड़ रुपए छाप के अब घर बैठे हैं, कोई सीरियसली नहीं लेता। तो एक्टिंग ना सर ये सरस्वती है सर, इसको अगर आपने वो संभाल के नहीं रखा ना, ऐसे ही वेस्ट कर दिया कहीं भी कुछ भी करके। मैंने करा है सब चीज़ें साहब, मैंने हर तरह के काम करे सर, हर तरह के काम करे सर्वाइव करने के लिए। बट अब सब करने के बाद अब मैंने जैसे 1-2 अच्छी फिल्में करी है जो रिलीज़ पे अभी काफ़ी अच्छे डायरेक्टर के साथ, तो ये समझा सर थ्रू आउट कि क्या चाहिए होता है, वो ईमानदारी और मेहनत ही है सर। मैं भी उसी पे फोकस कर रहा हूँ राइट नाउ कि जितना हो सके यार, मैं नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए 2000 की शर्ट, नहीं लेने मेरे को 10,000 के जूते, नहीं चाहिए अभी। मैं थोड़े में जी लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। रोज़ जिम करूँगा, रोज़ अपना बुक रीडिंग करूँगा, रोज़ मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है। कहीं मेरे को, मैं कभी पार्टी नहीं करता सर। मैं पिछले 8 साल में मुझे नहीं पता मैं कहीं गेट टुगेदर या कहीं पार्टी या दारू में कहीं गया हो, नहीं, कुछ नहीं सर। सब छोड़ना पड़ेगा सर। ये स्लैब्स की पार्टीज वगैरह होती कुछ हैं? नहीं, कुछ नहीं, मैं कहीं नहीं सर, मैं अवॉइड करता हूँ सर। बर्थडे पार्टी ये कहा तो जाता है मैं कि आप पार्टीज में नहीं जाओगे तो लोग जानेंगे कैसे, काम कैसे मिलेगा बड़े, क्योंकि आजकल तो जो एक्टर एक्ट्रेसेस हैं वो लगे रहते हैं कि कब हमें मौका मिले और कब हम एंटर हों, फोटो सेशन हो, सेल्फीज हम डालें और हमारा कनेक्शन बने वहाँ पे, और जो प्रोड्यूसर्स हैं और जो भी क्रू हैं या कहीं से भी हमको एक कनेक्शन हमारा बन जाए जिससे कि हम एंटर हो जाए प्रोडक्शन हाउस में। नहीं सर, कुछ मैटर नहीं करता, मैं सच बोल रहा हूँ सर। कहीं जिस दिन आपका कनेक्शन बैठना होगा ना, घर बैठे बैठे बन जाएगा। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मैं 16 साल दिए बॉम्बे में अपने, और मैंने यही सीखा है कि अगर आप जहाँ पे आपने सोच लिया ना कि ये करके ना ये कर लूँगा, मैनिपुलेट, जहाँ आपने मैनिपुलेट करना सोच लिया कि भैया मैं ये करूँगा, यहाँ जाऊँगा, इस पार्टी में फलाना डायरेक्टर मिलेगा, उससे मिल के बात करके ये रोल मिले, कुछ नहीं होता सर। पार्टी में लोग पार्टी करने आते हैं, काम के लोग काम की बात काम के ऑफिस में ही करते हैं। जेन्युइनली बॉम्बे में बहुत प्रोफेशनल लोग हैं सर, वो आपको 2 सेकंड में पहचान जाएंगे कि आप कौन हो। वो आपको वो जाने नहीं देते कि अच्छा ये इसलिए मेरे पास बैठ के मेरी तारीफ़ कर रहा है कि इसको काम चाहिए। सबको पता है सर, कोई यहाँ पे छुपता नहीं है। और जो जेन्युइनली काम करने वाले लोग हैं ना, उनको जेन्युइनली अच्छे लोग और जिनको काम आता है और जो काम में ईमानदार है, वही लोग चाहिए सर। इवेंचुअली वही लोग काम करेंगे, भले ही टाइम लगेगा, भले ही आपको हो सकता है 2 साल एक्स्ट्रा लग जाए, लेकिन पक्का जो काम करोगे ना वो उसी से होगा सर। मेरे ही काफ़ी सारे ऐसे दोस्त हैं जो कि बॉम्बे में, कि बहुत सारे लोग थे जिन्हें मैं जानता था, मेरे साथ वाले थे जो, कुछ लोग तो उनमें ऐसे थे जो कि टैलेंटेड भी थे, उन्हें काम भी आता था, लेकिन उनका वही था कि चल पार्टी में चलते, ये करते, वो करते, उससे मिलते, उससे कनेक्शन बनाते हैं। तो वो लोग वही करके 1-2 काम भी करे, लेकिन चले गए सर इवेंचुअली। मतलब नहीं हो पाता वो। आपको सर इतना पेशेंस होना चाहिए एज एन एक्टर बॉम्बे में कि आप 6 महीने घर पे बैठे हो, फिर भी आपकी शिकन नहीं है, कोई बात नहीं, हो जाएगा, हो जाएगा। वो रखना माइंडसेट बहुत ज़रूरी है सर। तो कुछ लोगों में होता है, कुछ लोगों में मुश्किल होता है सर। तो थैंकफुली मैं उस ज़माने से हूँ थोड़ा सा पीछे से, कि जब फ़ोटो बांटे हमने घूम घूम के पैदल, तो वो पेशेंस वाला जो गेम है सर, वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग है अपना, कि नहीं भी होगा ना कुछ भी तो भी जी लेंगे, जी लेंगे, कर बिल्कुल, लेंगे। बिल्कुल। रवि भाटिया को कभी लगा नहीं कि भाई अब शादी सब चीज़ें सेपरेशन हो गया है और मैं आगे बढ़ रहा हूँ, तो अब मेरे को अपनी पर्सनल लाइफ में भी आगे बढ़ना चाहिए, क्या प्लानिंग है रवि भाटिया की? सर अभी तो मैं एक फ़िल्म के शूट के लिए जा रहा हूँ, जैसे मैंने बताया। उससे अभी एक फ़िल्म मेरी रिलीज़ पे अभी, विजेता नाम की, बहुत अच्छे डायरेक्टर के साथ मैंने की है, बहुत बढ़िया फिल्म, राजीव रुइया के साथ। उसके अलावा सर मेरे दिमाग में शादी, ब्याह, बच्चे सब हो चुका है सर मेरी ज़िंदगी में। मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ। मैं कोई लड़की भी अगर मिलने के लिए मैसेज करती है ना, मैं बोल देता हूँ बहन थैंक यू। मतलब मेरा हो गया है सर ये सब, वो तमस मैंने सब तरह के मार दिए हैं। मतलब अब ख़त्म हो गया। अभी अब मैं कोई ज्ञानी नहीं बन गया हूँ, कोई योगी महात्मा नहीं बन गया हूँ। बस ये है कि अभी काम पे ध्यान है। सब करके देख लिया, कुछ फ़ायदा नहीं होता। कोई फ़ायदा नहीं है। काम अच्छा करोगे तो इज़्ज़त मिलेगी सोसाइटी में, घर वालों से, दोस्तों से। काम अच्छा नहीं होगा सर, कोई पूछता नहीं है बॉम्बे में।
सिंपल ये ये आपने फंडामेंटल। बहुत बड़ा मैसेज दे दिया है कि आजकल लोग जो ऑफिसेज में कहा जाता है कि बॉसेस के पीछे लग के तारीफ करके उनको कुछ खिला के और कुछ जो अच्छी वाली जो फीमेल्स होती हैं कुछ फीमेल्स वो अलग तरीके से वे अपना के जो है अपना काम करना चाहती हैं, आगे बढ़ना चाहती हैं, लेकिन एट ऑफ द एंड आपका एक्सपीरियंस है, जो आपकी तपस्या है, जो काम किया है वो ही काम आएगा। बिल्कुल 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 सर, 100%। तो रवि भाटिया, थैंक यू सो मच। जाते जाते हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे ज़रूर युग चरण के बारे में, और हमारे जो दर्शकों ने आपकी कहानी सुनी है उसके बारे में, थप्पड़ कांड के बारे में तो क्या कहना चाहेंगे प्लीज़? सबसे पहले तो सर मैं कहना चाहूँगा कि मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। आपका इतना प्यारा ऑफिस है, सब लोग इतने अच्छे हैं यहाँ पे, जिनसे भी मिला सब ने मुझे आके बहुत अच्छे से ट्रीट किया। आप बहुत अच्छे, आपने जितने भी सवाल जवाब किए बहुत जेन्युइनली आपने ऑनेस्टली पूछा, ऑनेस्टली आपने इंटरेस्ट लिया। तो मैं बड़ा खुश हूँ सर यहाँ पे आके कि मेरा दिल्ली में जो 6-7 घंटे का रुकना था वो सफल हो गया सर। आपसे मिलना मेरा मतलब एक वो लाइफ का एक होता है ना कि एक कोई चीज़ पूरी कर लिया आज मैंने यहाँ पे आके। अरे थैंक यू सो मच। मैं दर्शकों को यही कहना चाहूँगा कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जितना ज़्यादा शेयर हो सकता है प्लीज़ शेयर कीजिए, एंड या गुड लक, जो भी करना चाहते हैं ज़िंदगी में उसके लिए गुड लक। सो थैंक यू सो मच रवि भाटिया कमिंग फॉर दिस एपिसोड। तो हमारे साथ थे रवि भाटिया जी, जिन्होंने अपनी हाउ कैन शी स्लैप की कहानी के बारे में बताया। उसके पीछे क्या स्क्रिप्टिंग थी, क्या सच था, क्या मिथ था, उसके बारे में हमने चर्चा की। उनकी पर्सनल लाइफ, मैरिड लाइफ के साथ साथ प्रोफेशनल लाइफ के बारे में चर्चा की। तमाम जानकारियाँ उन्होंने हमारे साथ साझा की, और मुझे लगता है कि इंटरनेट पे अब आपको रवि भाटिया के बारे में अगर कुछ जानना है तो ये पॉडकास्ट इनफ होगा। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। ऐसे ही किन टॉपिक्स पर आप पॉडकास्ट देखना चाहते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इस पॉडकास्ट को ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हम जल्द लौटेंगे अगले एक और नए पॉडकास्ट के साथ। मेरा नाम है ऋषभ अग्रवाल। नमस्कार।